ब्रिटेन में भारतवंशी या भारत मूल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, बन गए हैं ऋषि सुनक। पिछले 2 दिन से आप देखा होगा कि बहुत सारी खबरें हैं और भारत में इस बात को लेकर के लोग बहुत खुश हैं और उनको ऐसा लगता है कि एक हिंदू और एक भारत का रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है उस ब्रिटेन का जिसके हम कभी कॉलोनी थे। 200 साल तक उन्होंने यहाँ सत्ता चलाई थी, लेकिन अब देखिए अमृत काल में 75 वर्ष आज़ादी के बीतने के बाद खेल कैसे पलटता है, काल कैसे बदलता है कि ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और बड़े बहुमत से वो जीत के बने हैं। इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के इमोशंस व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन ये इस पूरी घटना का एक विश्लेषण है, एक है जिसमें भावना का पुट ज़्यादा है, तथ्य थोड़े कम है। तो एक विश्लेषण ये हो सकता है, लेकिन आवाज़ अड्डा में हम जिस बात पे चर्चा करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल में, वो ये है कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं वो उनका जन्म वहाँ हुआ है, वहाँ वो पढ़े हैं, वहाँ पे उन्होंने जॉब किया है, सब कुछ उनका है, उनके पिता माता पहले चले गए थे वहाँ पे। तो वो एक ब्रिटिश भारतीय हैं जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत योग्य व्यक्ति हैं, 42 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले वो वित्त मंत्री थे बोरिस जॉनसन की सरकार में, फिर लिज ट्रस आई और 44 दिन के अंदर ही उनको जाना पड़ा और अब वो बने हैं। सवाल हम जो जानना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, रादर की बहुत भावनात्मक डिस्कशन की हम तरफ नहीं जाएंगे, हम ये कि क्या ब्रिटेन की जो इस वक्त स्थिति है, दुनिया भर में बड़ी तबाही का मंजर है, उसमें यूरोप में ब्रिटेन खास तौर पे आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, सामाजिक तौर पे वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में ऋषि सुनक एक प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे काम करेंगे, वो ऐसा क्या करेंगे जो बोरिस जॉनसन नहीं कर पाए, या लिज ट्रस ने जो गलतियाँ की उनको कैसे दुरुस्त करेंगे। क्योंकि उन्होंने जब बकिंघम पैलेस से निकल के अपनी स्पीच सामने रखी तो उन्होंने 3-4 मुद्दे बहुत साफ रखे कि वो उन प्रॉमिसेस को रखेंगे जो लोगों के सामने है और लोगों को पूरे करने पड़ेंगे उनकी तरफ से। देश को आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमी को दुरुस्त करेंगे और वो सारे काम करेंगे जो एक राजनेता को करना चाहिए। ये प्रॉमिसेस हैं, बहुत बड़े हैं और स्थिति ये है इकोनॉमी की, वहाँ की इन्फ्लेशन 40 साल के हाईस पे चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस है, नेटो का सदस्य भी रहना है, बाइडेन साहब के साथ भी खड़े रहना है, यूक्रेन को भी संभालना है और अपनी इकोनॉमी को भी संभालना है, और साथ ही ब्रेग्जिट का झमेला पहले से चल रहा है। तो इस दिशा में हम चाहते हैं कि ज़्यादा बातचीत हो, रादर की एक इमोशनल टच देने की कि वो भारतवंशी हैं, हिंदू हैं और भारत के साथ वो क्या करेंगे। वो एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। उनका पहला लक्ष्य हित और उनका पहला कर्तव्य ब्रिटेन की सेवा करना है, ना कि भारत की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आज इस चर्चा में हम जिन मेहमानों को बुलाया मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। जाने माने इकोनॉमिस्ट लॉर्ड मेघनाथ देसाई हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जी हैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार बीबीसी में काम कर चुके, बहुत लंबे समय तक हिंदी बीबीसी के संपादक रहे हैं, शिवकांत शर्मा जी। और एक मीडिया हाउस की राय बड़े मायने रखती है, बीबीसी बहुत कुछ लिख रहा है तो वो भी समझेंगे। और साथ ही जेएनयू में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। शिवकांत जी, आप तो चूँकि लंदन में ही रहते हैं और बहुत लंबे समय तक मीडिया में एक्टिवली काम किया और अब भी मतलब काम कर ही रहे हैं, जो बात पिछले 40-45 दिनों में या 1.5-2 महीनों में हुई है उसको ध्यान में संदर्भ में रखते हुए क्या सुनक जी का ये प्रधानमंत्री बनना, लोगों के भरोसे को फिर से बहाल करना एक कांटे भरा ताज है? और भावनात्मक रूप से लोग चाहे जितने खुश हो लें, कहें कि ये अमेरिका का, जैसे अमेरिका में ओबामा काल था, तो ये ब्रिटेन का एक तरह से ओबामा काल है। एक भारतवंशी, एक एशियाई, जिसको यहाँ अंग्रेजी में कलर्ड कहते हैं, व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। और जैसा कि आपने भूमिका में भी कहा कि समय का पहिया पूरी तरह घूम गया है। जो हमारे यहाँ राज करते थे, आज हमारे यहाँ के लोग उनके यहाँ राज करना शुरू करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि ये मजबूरी में किया गया है। वो जो लिज ट्रस की सरकार थी 44 दिन की, हालात उससे पहले कोई बेहतर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह की किताबी और जो कहते हैं एरी फेरी, जिसको फेरी टेल अर्थव्यवस्था या फेरी टेल आर्थिक नीतियां सुनक कहते थे, वो आर्थिक नीतियां लागू करने की कोशिश की। इससे बाजारों में हड़कंप मचा
और उसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पे ये पड़ा कि उनकी जो मॉर्गेज, जो कर्ज लिया हुआ था घरों, कारों, लोनों पे, वो कर्ज कुछ ही दिन में दुगना ढाई गुना हो गया। अब आप कल्पना करें कि आप 50,000 रुपया जो है ईएमआई दे रहे हैं अपने घर का, और वो 1 लाख हो जाए अगले ही दिन, तो आपको क्या लगेगा? तो ठीक वही हालत है इस वक्त देश में। अच्छा, महंगाई है, महंगाई इनके काबू में नहीं है, क्योंकि महंगाई के और बहुत से बाहरी कारण हैं। जो ब्रिटेन के काबू में हो सकता था वो ये था कि अगर इनकी साख बरकरार रहती, अगर बाजारों को भरोसा रहता कि जो ये कर रहे हैं, जो जिस तरह से बजट चला रहे हैं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है, तो हमने जो निवेश लगा रखा है, हमने जो पैसा लगा रखा है, वो डूबेगा नहीं, वो वापस मिल जाएगा, या कम से कम महंगाई की वजह से वो औना पौना नहीं हो जाएगा, तो ये भगदड़ नहीं मचती और ये सब नहीं होता। तो इनका काम, इनको इसलिए चुना गया मजबूरी में कि एक तो कंजर्वेटिव पार्टी के सामने इनके सिवा ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिसकी बाजारों में, जिसकी अर्थव्यवस्था की सूझबूझ की धाक। और दूसरी बात ये थी कि क्योंकि इन्होंने जो है वो ऐसी संकट की घड़ी में काम किया है और संकट की घड़ी में लोगों को शांत रखा है, मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, उस दौरान इनकी जो आर्थिक नीतियां थी, हालांकि वो आर्थिक नीतियां कंजर्वेटिव आर्थिक नीतियां नहीं थी, वो समाजवादी आर्थिक नीतियां थी, लेकिन उसकी बड़ी तारीफ की गई कि समयानुकूल ये चलना जानते हैं। तो इसलिए इनको चुना गया है, इनकी योग्यता की वजह से चुना गया है, इनके रंग की वजह से नहीं चुना गया, इनके धर्म की वजह से नहीं चुना गया। बिल्कुल। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए। शिवकांत जी ने बड़ा अच्छा समझा है कि वो अपनी काबिलियत पे चुने गए हैं और उनको किसी ने बना नहीं दिया कि चलिए आप आइए और पीएम बन जाइए, वो बाकायदा चुने गए हैं, उनको सांसदों का समर्थन मिला है। शिवकांत जी, मुझे एक सवाल और आपसे समझना है। जिस परिस्थिति में बोरिस जॉनसन ने छोड़ा, उसके बाद हालांकि उनके कारण अलग गिनाए जाते हैं, फिर उसके बाद लिज ट्रस ने छोड़ा, तो क्या टारगेट होंगे, क्या इनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी सुनक जी की? जो जैसा आपने कहा कि मार्केट को एक ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट एक भावना है, करके दिखाना पड़ेगा ना, तब फिर ट्रस्ट ग्राउंड पे उतरेगा। तो ये क्या करेंगे पहली, कैसे मतलब अलग करेंगे, ये क्या नया करेंगे जो लिज ट्रस करना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी, और ये अलग तरीके से करेंगे? देखिए, इनको 2 काम करने हैं। एक तो इनको अर्थव्यवस्था में विकास करके आमदनी बढ़ानी है, जिसकी सबको जरूरत है, और एक इनको बचत करके जो खर्च है उसको घटाना है। अब समस्या ये है कि जब 10% महंगाई चल रही होती है, तो बाजार में लोगों की जेब पे वो 12-15% जाके बैठती है। इसलिए हर सरकारी विभाग के कर्मचारी, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के लोग हों, चाहे वो रेलवे के लोग हों, हर कोई वेतन में महंगाई से ज्यादा वृद्धि की मांग कर रहा है। हड़तालें हो रही हैं और खतरा ये है कि सर्दियों में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ना दूर, अगर सारी हड़तालें हो जाएंगी तो अर्थव्यवस्था वैसे ही ठप हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इनको लोगों को समझा के रखना है, उनको शांत करना है। ये युद्ध बेशक यूक्रेन में हो रहा हो, ये ब्रिटेन में युद्ध नहीं हो रहा। तो युद्ध की स्थिति में लोगों में राष्ट्रवाद जग जाता है, लोग जो है वो कमर कस लेते हैं और उनको मंजूर है कि चलो थोड़े दिनों की कठिनाई है वो सहन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे युद्ध नहीं चल रहा हो तो इस तरह की भीषण संकट की स्थिति वो सहन नहीं करेंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि काटना तो पड़ेगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं 4 लाख से 4.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए की बात करूं तो मैं, तो उतनी कटौती की जरूरत है, उतनी किफायत की, उतनी बचत की जरूरत है। इनको हर डिपार्टमेंट को बुला करके ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, आपका अनुदान, आपका बजट बढ़ेगा, लेकिन जितनी महंगाई है उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। आप अपनी कमर कसिए, आप किफायती उससे चलिए। अब स्वास्थ्य में कटौती करेंगे, शिक्षा में कटौती करेंगे, रक्षा में कटौती करेंगे, कहाँ करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर इनको इसके लिए अगर अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, व्यापार समझौते करने हैं। किससे व्यापार समझौते करेंगे? अमेरिका को व्यापार समझौता करना चाहते हैं, उसकी अपनी मांग है, भारत की अपनी मांग है। भारत की मांग बिल्कुल जो इनकी विचारधारा है उससे बिल्कुल टकराती है। भारत ये चाहता है और मांगों के अलावा, स्टील को लेकर के मांग है, स्टील इंडस्ट्री में इन्होंने कुछ जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए बैरियर लगा रखे हैं, वो हटाएं। लेकिन सबसे जो विवादास्पद मांग है वो ये है कि जो वीजा हमारे यहाँ
पेशेवर लोगों के और छात्रों के जो वीसा हैं उन पे जो लिमिट लगी हुई है और यहाँ आने वाले लोगों, कारोबारी लोगों को जिस तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, उसको हटाया जाए। अगर समझौता होगा तो उसे हटाना पड़ेगा। अगर उसको हटाने का मतलब ये है कि आप आप्रवासन पर जो इनकी नीति है कि हमें आप्रवासन कम करना है, उससे उल्टा जाएंगे तो सारी कंजर्वेटिव पार्टी के लोग वैसे ही नाराज हो जाएंगे। तो उनको भी खुश रखें, व्यापार समझौता भी करें। ये कैसे कर पाएंगे, ये यही जानते हैं।